तो एक कंपनी जो शेयर इशू करती है वो शेयर दो ही टाइप के होंगे, इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर में फर्क ये रहता है कि इसके ऊपर जो डिविडेंड पेमेंट होता है वो पहले से ही पता होता है, इसके आगे एक परसेंटेज लग जाता है, दैट इज 12%, 13%, 15%, 9% पहले से ही लग जाएगा। इक्विटी शेयर के ऊपर जो होता है ऐसा कोई भी परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जनरली कंपनी जब इशू करती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं, ये शेयर होल्डर को अगर इक्विटी शेयर खरीदना है, मान लेते हैं ये जो व्यक्ति है अगर इसको इक्विटी शेयर खरीदना है तो नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, ये कंपनी को पैसे देती है और बदले में कंपनी क्या करता है, इसको शेयर दे देता है। तो कंपनी बोलता है मेरे पास पैसे आ गए, बदले में मैंने इसको शेयर दे दिया तो मैंने इशू कर लिया। लेकिन कई बार कंपनी को जब रियलाइज होता है कि यार मैंने जो शेयर्स दिए हैं वो मार्केट में काफी लो चल रहा है कुछ नेगेटिविटी की वजह से, तो कंपनी बोलती है तुम मेरे शेयर्स को वापस दे दो। तो फिर क्या होगा, कंपनी इसके पैसे वापस दे देगी, पैसे को वापस दे देगी और इससे शेयर्स वापस ले लेगी। तो यानी जब कभी किसी को हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उससे हम शेयर वापस भी ले लेते हैं। तो जब वापस लिया जाएगा शेयर को, जब शेयर्स को वापस लिया जाएगा किसके द्वारा, बाय कंपनी के द्वारा, तो उसको हम कॉन्सेप्ट को बोलेंगे भैया ये बायबैक हो गया। इसको क्या बोलेंगे, बायबैक बोलेंगे। सेम अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कोई व्यक्ति है, उसने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने इसको शेयर दे दिया, तो इसको क्या कॉन्सेप्ट को बोलेंगे, इसने कंपनी ने क्या कर दिया, इशू कर दिया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में लॉ जो है हमारा सेक्शन 55 इसको गवर्न करेगा। प्रेफरेंस शेयर को गवर्न करने के लिए दो लॉ है, एक सेक्शन 55 और सेकंड है हमारा 133 कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 55 क्या कहता है कि आप जब कभी भी किसी को शेयर इशू करेंगे तो उसके शेयर को वापस आपको लेना ही लेना पड़ेगा। यानी जब मैं इससे शेयर्स को वापस लूंगा तो वापस लेने के लिए जब मैं शेयर को वापस लूंगा, कौन से शेयर को वापस ले रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर को जब वापस लूंगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले तो समझिए रिडम्पशन वर्ड का मतलब क्या है। जब मैंने शेयर आपको दिया प्रेफरेंस शेयर तो इशू, और जब मैं आपसे वापसी लूंगा तो उसको क्या कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हम, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर के लिए। लेकिन अगर मैं आपको इक्विटी दे रहा हूं तो इशू, लेकिन जब वापसी लूंगा इक्विटी तो उसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे, बायबैक। तो हम अभी फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं वो प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं। सेक्शन 55 क्या कहता है कि मेरे भाई ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे ना तो आपको ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं होना चाहिए कि आप इशू तो कर दो और उसके पैसे ना लौटाओ, लौटाना पड़ेगा, एक टाइम दे रखा है। इक्विटी शेयर आप मुझसे लोगे तो हम आपके पैसे कभी लौटाए ना लौटाएं हमारी मर्जी है, इसके ऊपर मुझे कोई लॉ बाउंड नहीं करता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में लॉ कहता है कि भैया जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो वापस से आपको रिडीम करना पड़ेगा, वापस से आपको रिडीम करना पड़ेगा। और रिडीम करना पड़ेगा पता है कितने टाइम में, 20 ईयर में, मैक्सिमम 20 साल में तो आपको इसके पैसे देने ही देने हैं हर हाल में। अगर आपने इसके पैसे 20 सालों में नहीं लौटाए तो कंपनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगा दी जाएगी। किसके द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, जिसको हम ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं और कंपनी लॉ बोर्ड भी बोल देते हैं। अब इस सिचुएशन में नंबर 2, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये जो टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाकर पता है कितना कर दिया गया, 30 साल कर दिया गया। यानी कंपनी ने बोला कि भाई जब भी मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा तो मैं उसको रिडीम 100% करूंगा, और रिडीम कितने टाइम मैक्सिमम में कर लूंगा, 20 साल। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उस केस के अंदर मुझे 20 साल की जगह पे मेरे पास टाइम लिमिट कितनी हो गई है, 30 साल हो जाएगी। जैसे कि इसके अंदर हो गया आपका पावर जनरेशन जिसका काम है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि आपका हाउसिंग का काम हो गया, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रोड वगैरह बनाते हैं। तो कुछ लिस्ट है कंपनी की, अगर ऐसे कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो उस प्रेफरेंस शेयर को वापसी कब ले लेगी, कम से कम 30 सालों के अंदर उसको वापसी लेना ही लेना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम मान लो, इससे ज्यादा अगर 30 साल 1 दिन तक मैंने अगर वापस नहीं किए तो हमारी कंपनी के ऊपर फाइन पेनल्टी ये लगाया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर की हम बात कर रहे हैं सर,
तो क्या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना मैंडेटरी है? क्या प्रेफरेंस शेयर पहले जमाने में, यानी मैं बात कर रहा हूं 2007, 8, 6, उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर जो था ना वो इररिडीमेबल हुआ करता था। तो प्रेफरेंस शेयर की दो कैटेगरी हो जाती है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल नहीं बता। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमें रिडीम करना क्या मैंडेटरी है? क्या हम रिडीम करेंगे या नहीं करेंगे? तो जवाब है सर इसको तो रिडीम करना पड़ेगा। इसको रिडीम क्या करना पड़ेगा? सर रिडीम करना पड़ेगा। यस। कौन कहता है भाई? कौन कहता है कि आपको रिडीम करना है? बताओ कौन कहता है? तो साहब ये बात कहता है हमें कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 कहता है ये कि भाई वापसी करो इसके पैसे। कब तक रिडीम करना होगा? मैक्सिमम टाइम क्या है भाई? मैक्सिमम टाइम बता दो एक बार। तो 20 ईयर। सर अदर केस में कोई अदर केस भी है? हां जी, वहां पे क्या है? 30 ईयर। सर कौन से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है? वही रिडीम करोगे जो फुल्ली पेड अप होगा। फुल्ली पेड अप, ऐसा नहीं कि अब फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप क्या होता है? यू नो वेरी वेल, आपने पहले वाले चैप्टर में किया था कि 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है उसमें से मैंने 8 ही मांगा है तो पार्टली पेड अप हो गया। अगर उसमें से 10 के 10 हो गए तो फुल्ली पेड अप हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर को आपको रिडीम करने से पहले यह ध्यान देना है कि फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। सर अब रिडीम का मतलब क्या है? रिडीम का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, रिडीम का मतलब है हमें पैसा वापस करना। हमें पैसे को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। किसको वापस करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी जिसके पास प्रेफरेंस शेयर कैप है ना उसको हम नाम देंगे। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, हमें नहीं मतलब। कंपनी बोलेगी तुम हमारे लिए कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। तुम हमारे लिए कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। सब एपर सर नॉन कॉमर्स के हिसाब से कंटेंट है ना बीकॉम प्रोग्राम? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैं कराऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है, आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स लगेंगे जो कि आपको पहले करना चाहिए तो वो अलग से फोल्डर अपडेट हो जाएगा नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। क्या यहां तक आपको कुछ थोड़ी बातें कुछ समझ में? तो खैर नहीं, थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी के पास कितने टाइप के शेयर होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। और हम सीख क्या रहे हैं? प्रेफरेंस। क्या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है? हाँ रिडीम करना होता है। कब रिडीम करना होता है सर? 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना है या फिर 30 साल में। और कौन से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है सर? फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। सर जो रिडम्पशन है ना ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का या प्रेफरेंस शेयर का, इसको ना पहले तो सिर्फ सेक्शन 55 चलाता था, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे काम बदलता गया तो इसको चलाने के लिए ना बीच में एक और सेक्शन आ गया कि भाई हम भी इसको चलाएंगे, सेक्शन 133। यानी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करता है तो उसको दो सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 55 और 133। लेकिन 133 बोलता है कि मैं छोटी मोटी कंपनी के ऊपर नहीं चलने वाला, मुझे चाहिए कौन सी कंपनी? बिग कंपनी चाहिए। बिग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जो है इंड एएस एप्लीकेबल होगा। और इंड एएस किस कंपनी? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंड एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सभी के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होता है। और कुछ टर्नओवर की क्राइटेरिया है कि 500 करोड़ से ऊपर अगर उसका सेल है तो उसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होगा। यानी सेक्शन 133 क्या बोलता है? प्रेफरेंस शेयर मेरे हिसाब से तभी करना जब कंपनी कौन सी होगी? बड़ी, और बड़ी कंपनी वही है जिसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है। सेक्शन 55 क्या कहता है? बाकी के कंपनी जो भी बच गए जिसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है उसको जो रिडीम करोगे वो एज पर मी यानी मेरे हिसाब से करोगे।
दोनों के रूल्स में सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफरेंस है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अब हमें जो है हमारे एग्जाम में सर क्या आएगा, एग्जाम के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत रेयर पूछा जाता है। मैं एंड में एक दो क्वेश्चन तो करेंगे इसके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस वाले के होंगे, छोटी कंपनी के आपके होने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, क्लियर है। आपके कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह, कॉलेज में टीचर्स वगैरह कह सकते हैं कि सेक्शन 133 के हिसाब से करिए, बट मैं दोनों ही कराऊंगा, पर मेजॉरिटी आप अभी पहले मैं इस सेक्शन को लूंगा और बाद में मैं इस सेक्शन के हिसाब से कराऊंगा, कि एक आ जाएगा दूसरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की कॉलेज में चल रहा होता है, बीच में बोलते हैं हमारे प्रोफेसर ने ये बताया वो बताया, तो 133 जब आएगा तब आप मैच कर लीजिएगा। सर सेक्शन 55 क्या कहता है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम को रिडीम करना है, और रिडीम कितने सालों में करना है, फिर से लिख रहा हूं मैं, 20 ईयर में। और सर कौन सा? फुल्ली पेड अप। और सर रिडीम देखो हमारा जो सिंपल सा फंडा चलता है, मैं एक चीज आपको बताऊं ना, ये देखो बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट बनाएंगे, नई वाली बैलेंस शीट नहीं, जैसे हम सीखा करते थे 11th में, ये बैलेंस शीट। यहां पे मान लेते हैं फिक्स एसेट्स, यहां पे मान लेते हैं कैश का बैलेंस, यहां पे मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ जानकारी है, ये मान लेते हैं 5 लाख, ये 10 लाख, ये 15 लाख, टोटल हमारे पास है 20 और 10 30 लाख रुपए। यहां पे मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे मान लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डिबेंचर मान लेते हैं, ये 10% है, और डिबेंचर मान लेते हैं 12% है, और मान लेते हैं हम करंट लाइबिलिटी CL लिख देता हूं, ये भी हमारा 10 लाख, 20 लाख या 10 लाख और 5 लाख और 5 लाख, तो टोटल 30 लाख हो गए ये भी। ठीक है, अब कंपनी का जो ऑनर है वो कौन है? मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, ये एक बैलेंस शीट बनाया मैंने आपके सामने, और बैलेंस शीट किसका है? मान लेते हैं कि XYZ लिमिटेड का है। आप बताइए इस कंपनी के अंदर ये वाला तो लाइबिलिटी हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा सर? एसेट्स हो गया। मुझे एक बात बता दो आप, इस कंपनी के अंदर ऑनर कौन है? इस कंपनी के अंदर ऑनर कौन है? तो जवाब बताओ जल्दी से कि इस कंपनी में ऑनर कौन है, कौन इस कंपनी में मालिक लग रहा है? क्या बिल्डिंग ऑनर, फिक्स एसेट्स ऑनर है, क्या कैश ऑनर है, या इन्वेस्टमेंट ऑनर है, डिबेंचर ऑनर है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑनर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑनर है, या फिर करंट लाइबिलिटी ऑनर है? जल्दी से बताइए ऑनर कौन है। पीयूष का कहना है सर 20 ईयर कब से काउंट होंगे? जिस दिन से हम इशू करेंगे उस दिन से। शेयर होल्डर, कुणाल का कहना है सर शेयर होल्डर, यानी सर इस कंपनी के ऑनर यही है, इस कंपनी के ऑनर यही है। और मान लिया जाए जो ये ऑनर है, मतलब मेन तो वैसे इक्विटी होता है, लेकिन उससे कम पावर में थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर होता है, तो ये भी ऑनर माना जाता है। मान लो ये यहां से भाग जाए, भाग जाए यानी कंपनी छोड़ के ये चला जाए, तो होगा क्या? ये अपने पैसे लेके भाग जाएगा, यानी ये 10 लाख ये निकाल के लेके भाग जाएगा, 10 लाख ये निकाल के भाग जाएगा, और यहां से कैश भी हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो जब ये दोनों बिजनेस में से चले जाएं, तो पता है क्या होगा? हमारा कैश 0 बचेगा, हमारा ये जो बचने वाला है ये 5 लाख बचेगा इन्वेस्टमेंट, और ये 5 लाख, टोटल हमारा कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। और इस साइड भी आपको टोटल कितने को देखने को मिलेगा? 10 लाख। क्या कंपनी बिना ऑनर के चल सकता है? क्या कोई दुकानदार बिना कोई दुकान बिना दुकानदार के चल सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ना बड़े सारे ना ऑनर जो होते थे ना, ये जो फ्रॉड करते थे कंपनी बनाना, सेल कंपनी देखोगे, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, तो ये ना फ्रॉड करते थे। कंपनी स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अपने पैसे निकाले और गायब। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे CLB एक्टिवेट हो गया। CLB कंपनी लॉ बोर्ड, वो क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में तुम नहीं जा सकते, सब चले जाएंगे इससे, लेकिन तुम्हें नहीं जाने देंगे।
और ये जाएंगे कब? जब कंपनी इसके पैसे वापस करेगी तभी तो जाएंगे। यानी इसका बायबैक कर ले, इसका क्या कर ले? बायबैक कर ले, और इसको क्या कर ले? रिडीम कर ले। अगर कंपनी ने इसको बायबैक कर लिया और इसको रिडीम कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में ऑनर तो गायब हो गए। लेकिन रूल क्या कहता है भाई? जब तुम दोनों ही चले जाओगे तो कंपनी में बचेगा क्या, है ना? तो लॉ ने बोला कि भाई तुम दोनों को नहीं वापस जाने दिया जाएगा, तुम दोनों हिल नहीं सकते यहां से। मतलब सर अगर ये दोनों हिल नहीं सकते तो फिर रिडम्पशन होगा कैसे, बायबैक होगा कैसे? तो रिडम्पशन भी तो करना पड़ेगा। तो लॉ ने क्या कहा, सीएलबी ने क्या कहा, सेक्शन 55 ने क्या कहा कि भाई तुम दोनों जाओगे जब भी तो उससे पहले तुम्हें CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कुछ पैसा इसमें रखना पड़ेगा, कुछ क्या 100% कैपिटल रिडम्पशन यानी CRR बनाना पड़ेगा। इससे होगा क्या? देखो इससे क्या होगा, इसके अंदर कहां से ये जो बनेगा वो कहां से बनेगा पता है? सारा प्रॉफिट से बनेगा। ये किससे बनेगा? बोला गया कि भाई तुम्हें इसको अगर निकालना है 10 लाख को तो पहले प्रॉफिट 10 लाख रुपए कहीं रख दो। तो पहले मुझे यहां CRR 10 लाख रखना पड़ेगा, फिर जाके ये वाला 0 हो जाएगा तो मेरे बैलेंस शीट तो 30 के 30 ही रहा। अब ये CRR, अब मेरे कंपनी की बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? सिर्फ इक्विटी। और क्या नजर आएगा? CRR और डिबेंचर और करंट लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर तो गया। तो सर ये CRR का क्या होगा? बोला इस CRR का इस्तेमाल सिर्फ एक ही जगह कर सकते हो, आप क्या दे देना? बोनस इशू। तो बोनस इशू जैसे ही मैं करूंगा तो फिर से मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑनर में कभी चेंजेस होगा ही नहीं। कुछ टाइम के लिए ऑनर आपका इस बैलेंस शीट से नहीं दिखने वाला, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएगा। ये CRR में जो आपने पैसे को ट्रांसफर किया है 10 लाख, इसका यूज ही नहीं कर सकते, किसी कीमत पे यूज नहीं कर सकते। इसका यूज सिर्फ एक ही कीमत पे किया जाएगा और वो बोनस इशू देने में। तो यार इतने दिन से पड़ा हुआ है, क्या करे? तो मैंने बोला चल बोनस इशू कर दे। तो अब फिर से मेरा यहां से तो कट जाएगा ये, और यहां पे फिर से 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर से मेरा वही इक्विटी शेयर, यानी इन दोनों का रेशियो हमारा सेम हो गया। तो लॉ ने क्या बनाया कि भाई प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को जनरली रिडीम तो करते हैं या बायबैक करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना है कि आपको CRR क्रिएट कराना मस्ट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। अच्छा, कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा? जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी 100% ऑफ फेस वैल्यू। कितने करने पड़ेंगे? 100% ऑफ फेस वैल्यू। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है और मैं वापस जो करूंगा इसके ऊपर 5 लाख है, तो मेरा CRR पता है कितना बनेगा? सर 5 लाख बनेगा। एग्जाम्पल देखते जाना, पीछे चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पहले यहां तक समझ में आया कि हम CRR क्यों बना रहे हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ये बातें समझ में आई? पहले बताइए, यहां तक समझ में आया कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारा ऑनरशिप है यहां से कम ना हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जितने बच्चे लाइव हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो बताइए क्या पता चला आपको कि CRR क्यों बनाते हैं? तो मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए फटाफट कमेंट में बताइए। इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर। सर अगर शेयर बिना बोनस के किया तो, अगर शेयर बिना बोनस का, पीयूष शायद आपने कुछ कंफ्यूजन है। बिना बोनस के नहीं, मैं जब CRR क्रिएट करूंगा, एक बार और देखो एग्जांपल, एक बार और एग्जांपल देख लो। चलो आप एक बार और, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना तो आगे मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? आगे मजा नहीं आने वाला। मैं चीजों को हटा रहा हूं और मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये सारी चीजें हटा दिया। जब तक समझ में ना आए आप मना कर देना। अभी फिलहाल हमारे बैलेंस शीट की स्थिति, मेरे बैलेंस शीट के हालात ये हैं।
अब कंपनी ने डिसाइड किया कि यार हम अपना बाय मतलब कि इसको रिडीम करेंगे। तो भाई रिडीम करने से पहले हमें रूल को फॉलो करना होगा। ऐसे नहीं कि रिडीम कर दिए पैसे दे दिए बात खत्म, नहीं, रूल फॉलो करना होगा। रूल कहता है आपको सीआरआर क्रिएट करना है। सीआरआर कितने परसेंट क्रिएट करना है? 100% ऑफ फेस वैल्यू। किसका? फेस वैल्यू। तो हमारे पास इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग के बढ़ाने के लिए आपका ये मैं 5 लाख कर देता हूं, ठीक है? ये 5 लाख, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना। और मैं ले लेता हूं प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट रख देता हूं, प्रॉफिट रख देता हूं 10 लाख और डिबेंचर रख देता हूं 5 लाख, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है ना? सीआरआर 100% क्रिएट करना है। सर सीआरआर कैसे बनाओगे? सीआरआर के लिए आपको यूज करना क्या होगा साहब? प्रॉफिट यूज करना होगा। सीआरआर के लिए आपको यूज करना क्या होगा? प्रॉफिट को यूज करना होगा। ओके, आपको प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा। हाँ चलिए, मैं सीआरआर प्रॉफिट यूज कर रहा हूं पूरे 10 लाख रुपए। कितना यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू? तो मैं जब सीआरआर बनाऊंगा तो मैं अपने प्रॉफिट को यहां से हटाऊंगा। ये मेरा प्रॉफिट यहां से कट गया, प्रॉफिट कट गया, और प्रॉफिट के बदले हमारा क्या बन गया सर? सीआरआर। ये प्रॉफिट के बदले क्या बन गया हमारा? सीआरआर। प्रॉफिट जब था ये, तो इसका यूज कहां किया जा सकता है? एनीवेयर। आपकी इच्छा है कहीं भी यूज करिए, आपकी मर्जी है कहीं भी यूज करिए। लेकिन जैसे ही सीआरआर बन गया, इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकता है? सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है इन फ्यूचर में। किस लिए? बोनस के लिए, ठीक है ना? अब हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का सोचा, तो प्रेफरेंस शेयर जैसे ही रिडीम करने का सोचेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। 10 लाख गए, ये रिडीम हो गए। पैसा दोगे, पैसा दोगे तो मैं 10 लाख रुपए मेरे कैश भी खत्म हो गए। अब मेरे लाइबिलिटी साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में कितना के? 5 लाख, ठीक है, और 10 15 लाख और 5 20 लाख रुपए हो गया लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में भी कितना हो गया? 15 और 5 20। पहले ऑनर फंड कितना था? पहले ऑनर फंड 20 लाख रुपए था। पहले क्या था? पहले ऑनर फंड क्या था सर? पहले ऑनर फंड ना 20 लाख रुपए था। अब ऑनर फंड क्या है सर? ऑनर फंड तो अब सिर्फ और सिर्फ 5 लाख बचा है, ठीक है? लेकिन आप ये भूल गए कि सीआरआर एक ना एक दिन ऑनर फंड ही बनेगा। इस सीआरआर को जब भी मैं अपने बैलेंस शीट से हटाऊंगा तो पता है मैं क्या करूंगा? आपने सिंपल सी बात है, मैं क्या इशू करूंगा? बोनस। अभी नहीं करना, जब मन होगा। तो जैसे ही मैं बोनस इशू करूंगा, मान लेते हैं 10 साल बीत गए, और जैसे ही मैं बोनस इशू करने जाऊंगा तो ये सीआरआर यहां से खत्म हो जाएगा। और बोनस शेयर जब इशू करूंगा तो एक न्यू इक्विटी शेयर बोनस वाला आ जाएगा, और कितने का आ जाएगा हमारा? 10 लाख। तो आप देखिए, अगेन आज नहीं तो कल मेरा पहले भी 15 लाख था, और अब भी मेरा ऑनर फंड कितना बन गया है? 15 लाख रुपए बन गया है। इस हिसाब से लॉ को डिजाइन किया गया है, जिसका आपको बेसिक समझना होगा कि क्यों बना। तो बोला गया कि जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो यू हैव टू आपको करना पड़ेगा इंश्योर कि आपका ऑनर फंड आज नहीं तो कई दिनों के बाद सेम ही हो जाए। उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको क्या क्रिएट कर लेना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अलग होता है, जो कि शेयर फॉरफीचर वाले में देखा है आपने। यहां पे क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करने के लिए आपको कहां से करोगे, बनाओगे ये? इसके अंदर पैसा आपको कहां से डालना होगा? अपने प्रॉफिट में से डालना होगा। और उस प्रॉफिट में से जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आप इसमें नहीं बनाओगे सीआरआर, आपको रिडीम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां तक बात समझ में आया? क्या क्लियर हुआ पीयूष आपको? यानी जो बोनस वाला आप पूछ रहे थे, बोनस वाला इच्छा है हमारी कि करें या तो नहीं करें, जब करेंगे तब, नहीं तो जब तक कहां पे पैसा पड़ा रहेगा? हमारे सीआरआर के अंदर पड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? कोर मेरा फंडा क्या है? आप समझिए, कोर फंडा में क्या समझाना चाह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरे भाई, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन, लॉ हमें क्यों रोक रहा है? लॉ क्यों हमें रोकना चाह रहा है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो? क्यों कर रहा है वो समझिएगा बात को। लॉ कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये 10 लाख है, टोटल हमारा कितने लाख था? 30 लाख है। लॉ तो यही कह रहा है।
कि आपका टोटल कितने हैं, 30 लाख है। लॉ कहता है कि हम इसलिए डरे हुए हैं कि आपका ये वाला फ्यूचर में, आज नहीं फ्यूचर में इतना ही होना चाहिए, 15 लाख, कम नहीं होना चाहिए, जिसके लिए लॉ ने कहा कि हम तुम्हें एक जगह फंसा रहे हैं, सीआरआर बना लो। अगर आपको मान लो कि 10 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं तो 10 लाख का सीआरआर बना लो, क्योंकि लॉ को पता है कि जैसे ही 10 लाख रुपए का सीआरआर बनेगा, उस सीआरआर को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, फिर इक्विटी में जाएगा। शेयर होल्डर ने बोला सर एक काम करते हैं कि आपकी यही चिंता है ना कि ये 15 लाख नहीं घटना चाहिए। बोला हाँ, तो मैं ऐसा करता हूं ना, फ्रेश इशू कर देता हूं, फ्रेश इशू 10 लाख का। मतलब फ्रेश इशू कौन सा, मैं इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं। चलो, तो जब फ्रेश इशू मैं करूंगा तो नए इशू कर रहा हूं, तो मुझे पैसे आप 10 लाख रुपए दोगे और मैं आपको शेयर दे दूंगा। तो जैसे ही फ्रेश इशू करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे 10 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगा और मेरा कैश भी किससे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा ना 10 लाख रुपए। तो उस सिचुएशन में मेरा पैटर्न जो है ये कितना हो गया, यानी मुझे डर यही था कि मेरा जो आप स्ट्रक्चर है कैपिटल का 15 लाख वो ना बदल जाए, क्योंकि अगर वो बदल गया तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि मालिक तो निकल जाएगा पैसे निकाल के अपने बिजनेस में से। तो इसलिए यहां पे 15 लाख है। अब प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम करोगे तो क्या हमें अब भी सीआरआर बनाना है? लॉ ने कहा नो, लॉ ने कहा नो, हम तो सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि आपका जो 15 लाख रुपए टोटल कैपिटल है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, वो इन फ्यूचर भी 15 ही रहे, आज भी इन 15 रहे। तो अगर आपने आज ही 15 कर दिया है तो हम आपसे सीआरआर के बाउंडेशन में क्यों डालेंगे? क्योंकि सीआरआर का बाउंडेशन तो इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ताकि आप इन फ्यूचर में इसको रिड्यूस ना कर पाओ। तो इसका मतलब सर अगर आपने फ्रेश इशू कर दिया तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? जवाब नहीं बनाना पड़ेगा सीआरआर। अच्छा सर एक तीसरा एग्जांपल बताना। अब आप बताना, मान लो कि मैंने फ्रेश इशू किया 3 लाख रुपए का, फ्रेश इशू कितना किया मैंने? 3 लाख रुपए का, और मैं ये 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहता हूं। तो मेरे पास क्या तरीका है? 3 लाख का फ्रेश इशू कर दिया, तो क्या मैं बिना सीआरआर बनाए हुए ये 10 लाख रुपए को रिडीम कर पाऊंगा? लॉजिकली लगाना आप दिमाग, नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब आपको साथ के साथ बनाना पड़ेगा कितने का सीआरआर? 7 लाख का। क्या बनाना पड़ेगा? और सीआरआर कैसे बनता है हम आगे चलेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता दूं कि कहीं क्यों कर रहे हैं ये एंट्री। ऐसा नहीं कि 4 एंट्री बता दिया, रिडेम्पशन ड्यू पेड खत्म चलो छुट्टी, वो काम नहीं करना। पहले आप चीजें कोर को समझो। जो बच्चे बिल्कुल डेप्थ में समझना चाहते हैं उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट का पेपर ऐसा आता है ना कि बच्चे हिल जाते हैं। और कई एक बार तो ऐसा हुआ था कि एमसीक्यू बेस्ड पूरा पेपर आ गया था, 40 नंबर का एमसीक्यू पूछ लिया था, वहां पे बच्चों को पता ही नहीं क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीजें रहता है। बिल्कुल सही पीयूष ने बताया सर 7 लाख का बनाना होगा। यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हमें सीआरआर क्यों क्रिएट करना है। क्या हमेशा ही सीआरआर क्रिएट करना होगा? तो जवाब इज नो। अगर हमने फ्रेश इशू कर दिया तो हमें सीआरआर क्रिएट नहीं करना होगा। अच्छा सर फ्रेश इशू कौन सा होगा? सर इक्विटी कर लो या प्रेफरेंस कर लो, मर्जी है आपकी। मतलब ये वाला प्रेफरेंस शेयर 20 साल हो गए, इसको वापसी पैसे दे देते हैं, एक नया प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे ले लेते हैं, हम उसको मेंटेन कर लेंगे। क्या यहां तक बात में समझ में आया? और जो ये आपको कंपैरिजन करना है, चलिए एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक और एग्जांपल। जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखो, हमारे पास ये है, हम अपने इसको चेंज नहीं करना चाहते, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। मैं डबल एंट्री के साथ इंपैक्ट करके दिखा रहा हूं क्योंकि जब जनरल एंट्री करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा और इनफैक्ट आपको मतलब कि एकदम समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए, मैंने कहा कि यार मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करूंगा एट 10% प्रीमियम पे, एट 10% प्रीमियम, यानी मेरा प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए मुझे रिटर्न करना है ना, और उसके ऊपर 10% का प्रीमियम यानी 1 लाख का प्रीमियम देना है। यानी देखा जाए तो मुझे अब अरेंजमेंट जो है टोटल पेमेंट करने के लिए 11 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब हमें, मैंने क्या करा, यहां पे कोई फ्रेश इशू नहीं किया, नो फ्रेश इशू।
तो इस सिचुएशन में सीआरआर कितने का बनाना होगा? कितने का बनाना होगा सीआरआर? साहब सीआरआर बनाना होगा, क्योंकि हम इस फेस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते ना। क्या प्रीमियम है यहां पे? आप बोलोगे सर 11 लाख बनाओ, तो अरे लॉ क्या बोलती है कि 16 लाख का कैपिटल कर लो। लॉ कहता है 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो जितना मर्जी कर लो आप, वो तो मना नहीं कर रही। तो आप एकदम मिनिमम बेस पे लेके चलोगे तो आपको फेस वैल्यू के बराबर बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 बताना आप। मान लेते हैं फ्रेश इशू 3 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बताइए सीआरआर बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, और है तो कितना बनाना पड़ेगा सीआरआर? मुझे पैसे जो रिटर्न करने हैं दैट इज 11 लाख रुपए। मुझे पैसे रिटर्न करने हैं क्या? 11 लाख रुपए। बताइए सीआरआर कितना बनाना है या फिर नहीं बनाना है? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, क्या सीआरआर हमें बनाना पड़ेगा या फिर नहीं बनाना पड़ेगा? कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। मैंने कहा फ्रेश इशू मैंने 3 लाख कर दिए, हमें ये रिडीम करना है 10 लाख, जिसके लिए फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दिया 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर मैंने 2 लाख इशू कर दिए। तो क्या हमें अब सीआरआर और बनाने की जरूरत है भी कि नहीं है, और है तो कितना? कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा बताओ फटाफट कमेंट में। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट में बताइए। अगर आप एंगेजिंग नहीं करेंगे, कमेंट में नहीं बताएंगे, तो लाइव मेरे लेने का कोई फायदा नहीं। मैं तो हर साल पिछले 10 साल से कराते आ रहा हूं। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको हर साल मिल जाएंगे ये चीजें। आपके कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, वहां से पढ़ लोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, अमेंडमेंट आता रहता है, चेंज। तो एक मैंने यूट्यूब पे क्लासेस भी डाली हुई है, लगभग 50 घंटे की क्लास है वो। पहले डल जाती थी, अब तो नहीं डलती, उसमें पूरा कराया हुआ है। तो बहुत बच्चे ना उस वीडियो को देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं सर ये कर ले तो हो जाएगा। नहीं भाई, अमेंडमेंट आता रहता है, जैसे 133 अब आ गया, पहले नहीं था। तो कॉर्पोरेट कंपनी लॉ में और आपका कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, पुरानी वीडियो नहीं देखना। यस सर 6 लाख का बताया। नहीं भाई नहीं, हमें बनाना पड़ेगा मात्र 5 लाख। हमें फेस वैल्यू मैच करना है। हमें क्या मैच करना है? फेस वैल्यू, ना कि हमें मैच करना है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। क्या बात समझ में आई? कितने? आदित्य का 5 लाख ठीक है, पीयूष 5 लाख होना चाहिए, कामाक्षी का 6 लाख 5 लाख होगा। क्या बात समझ में आई? जिन्होंने 6 लाख लिखा उनको समझ में आया? जिन्होंने 6 लाख लिखा उनको समझ में आया? चलो एक और थर्ड क्वेश्चन देते हैं आपको। मैंने फ्रेश इशू किया 12 लाख रुपए, मतलब 10 का इशू करना था, मैंने 12 कर दिया, ठीक है, ज्यादा कर दिया। अब बताओ सीआरआर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सीआरआर बनाने की जरूरत है या नहीं है? बताइए सीआरआर बनाने की जरूरत है या नहीं? तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा केस, सीआरआर बनाए कि ना बनाए? नहीं सर, क्योंकि 10 ही चाहिए था, आपने तो 12 इशू कर दिया है, तो नो। समझ में आया सीआरआर कैसे बना रहे? माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कहां से एंट्री को और कहां से मैच कर रहे हैं और क्यों नहीं बना रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आइए, अब मैं सेक्शन 55 को आपके सामने पढ़ देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत छोटी टुच्ची सी बातें लगेगी जो मैंने बातें करी हैं। सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट कहता है नो इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कहता है, पहला पॉइंट कहता है सेक्शन 55 के आज के बाद, जब से मैं सेक्शन 55 बना रहा हूं 55, कोई भी प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल नहीं होगा। इररिडीमेबल मतलब ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा जिसके पैसे लौटाया ना जाए, लौटाना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? इसके बाद कहता है अगर आपका इररिडीमेबल नहीं होगा तो जो रिडम्पशन होगा कैन नॉट एक्सीड, कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपको रिडम्पशन 20 सालों के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि रिडम्पशन एक्सीड 20 ईयर से हो सकता है बट नॉट एक्सीड 30 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सोशल डेवलपमेंट,
जैसे कि पावर इंक्लूडिंग जनरेशन, जैसे कि आप इतने बड़े बड़े पावर जो कि बिजली बनाते हैं उसको, जैसे पेट्रोलियम, ऐसी कंपनी जो है ना इनका बहुत कैपिटलाइज, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो इसमें थोड़ा टाइम दे दिया गया। हाउसिंग इंक्लूडिंग द पब्लिशिंग, रूरल हाउसिंग जो कि फ्लैट, डीडीए फ्लैट वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, डीडीए फ्लैट कह रहा हूं, जैसे डीएलएफ वगैरह है, इनको अगर प्रेफरेंशियल इशू किया है तो इनको रिटर्न तो करना पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर बाउंडेशन कितने टाइम की है, 20 साल की बजाय 30 साल की है। आगे आ जाते हैं सर, क्या क्या कंडीशन है बायबैक करने के, आप बायबैक कह दिया मैंने, रिडम्पशन करने के। आप रिडम्पशन जब करने जाओगे तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखना होगा। रिडम्पशन करने से पहले प्लीज चेक कर लें कि कौन सा शेयर होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सच शेयर कैन बी रिडीम, कहां से हो सकता है, रिडीम हो सकता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से, अदरवाइज अवेलेबल डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट हमारा, ऐसा प्रॉफिट जो फ्री पड़ा हुआ है, और उससे क्यों रिडीम करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसी पैसे को हम सीआरआर में भेजेंगे, और आउट ऑफ प्रोसीड फ्रेश इशू। दो जगह से रिडीम करने से पहले दो चीजें श्योर कर लो कि आपके पास प्रॉफिट में पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर प्रॉफिट में पैसा है तो क्यों भाई प्रॉफिट में पैसा, सीआरआर बना सको। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो सीआरआर कहां से बनाओगे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, आप क्या कर दो, फ्रेश इशू कर दो। समझ में आए, फ्रेश इशू कर दो। मेड द आपका पर्पस ऑफ रिडम्पशन एनी प्रीमियम, अब प्रीमियम की बात अभी हम इस लाइन को करेंगे, कोई भी प्रीमियम, जैसे मैंने एग्जांपल में 10 के बदले 1 लाख पेमेंट किया था, तो कोई भी प्रीमियम पेबल होगा रिडम्पशन पे, सच शैल बी प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी जो मैं 1 लाख रुपए आपको प्रीमियम पेड कर रहा हूं, 10 लाख पे 1 लाख रुपए का, उस प्रीमियम का पैसा देने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर मेरे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सेकेंडरी मैं प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो जर्नल एंट्री में आएंगे तो हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। कहता है वेयर द शेयर आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होगा शेयर, सो मस्ट बी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, सीआरआर। लॉ के अंदर इतनी बातें लिख दी, लेकिन समझ में तो तब आएगा ना जब आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। कहां पे पैसे ट्रांसफर करने होंगे, सीआरआर में। अकाउंट आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट नहीं कि आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा रिजर्व बनाया, ऐसा प्रॉफिट है जो अर्थक्वेक के लिए है, या फिर मैंने प्रोविडेंट फंड के लिए बना लिया, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए पर्पस है फ्री प्रॉफिट, जिसको हमें बांट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, द अमाउंट क्रेडिट in capital redemption reserve account may be utilized by the company by way of issue of fully paid up, कौन से, बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। इतनी देर से तो मैं 20-25 मिनट से तो यही बोले जा रहा हूं कि भाई ये होगा, तो ये कंडीशंस है, किसकी है, सेक्शन अभी हम कौन सा कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं। मैंने बोला 133 हम बाद में करेंगे, पहले 55 करेंगे। अब सर कौन से डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, कौन से नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, वो देख लीजिए। ये वाले लाइन है ना, इसका यूज कर सकते हैं सीआरआर बनाने के लिए, और अगर ये वाला हुआ ना तो नॉट यूज, इसका यूज मत करना सीआरआर बनाने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं किस किस का यूज नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं होगा, क्या बनाने के लिए, सीआरआर बनाने के। अगर आपको दिखता है तो ये प्रॉफिट में ही होगा, लेकिन इसका यूज नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं होगा, ये मैं वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो यूज नहीं होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर को भी यूज नहीं कर सकते अगर पहले से कोई पड़ा हुआ है। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन फंड, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट है जो कंपनी बनने से पहले की प्रॉफिट से, उस प्रॉफिट को भी यूज नहीं करेंगे। शेयर फॉरफीचर से जो पैसा कमाया है उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन कब बनता है, अभी 12th पास किया है, तो जब एसेट्स बढ़ जाता है तो घट जाता है तो हम एडमिशन में बनाते हैं, तो अगर कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट से कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का अगर कहीं से पैसा आता है तो इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। ये भी हम कैसे करते हैं, जिसको डीआरआर अगले डिबेंचर चैप्टर में सीखेंगे। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अगर है तो उसके लिए भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है तो उसके लिए भी नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आ जाता है तो नहीं करेंगे। इसके आगे दो नोट है जो कि पीछे मिल जाएंगे देखने को। अब देखो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होता क्या है, हमने 1 लाख रुपए कमाया, देखो ऐसे होता है, जैसे मैंने 10 लाख कमाया और मैंने बोला भाई 1 लाख रुपए तो मैं अपने डेवलपमेंट करने के लिए रखूंगा, तो हर बार 1 लाख डेवलपमेंट करने के लिए रख रहा हूं मैं, तो ये रिजर्व बनता गया, हमारा पैसा ही है। लेकिन जब डेवलपमेंट करने गए तो इसमें मेरे 1 लाख के बजाय कितने खर्च हो गए,
80,000 ही खर्च हो गया और डेवलपमेंट भी हो गया, तो 20 तो बच गए ना, तो वो 20 आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? अगर आपने डेवलपमेंट रिजर्व इतना बनाया और खर्च करने गए, उसके लायबिलिटी जो उससे कम हुई, तो बैलेंस पैसे अगर बच गए तो उस पैसे का इस्तेमाल आप सीआरआर बनाने के लिए कर सकते हो। वो मैं नोट पढ़वा दूंगा। सर इसका यूज किया जा सकता है कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। जर्नल रिजर्व यूज कर सकते हो, एनी फ्री रिजर्व जिसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है इस्तेमाल, रिजर्व फंड यूज हो सकता है, इंश्योरेंस फंड रिजर्व यूज हो सकता है। नोट नंबर 1 क्या कहता है? अगेन वही कि अगर पैसा बचता है इस लाइबिलिटी को पे करने के बाद तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगेन नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है अभी देख लेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया, और ये बनता क्यों है? किसी इंप्लॉय का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसा मतलब हैपनिंग हो जाए। मान लो मैंने 5 लाख रुपए बना रखा है, एक इंप्लॉय का हाथ टूट गया, उसको 2 लाख में निपटा दिया मैंने, 2 लाख दिया, वो मान गया, मैंने ठीक है यार 3 लाख तो बच गए। अब 3 लाख रुपए का आप सीआरआर बना सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट के लिए बनाया गया, नाम है कंटिजेंसी रिजर्व, जिसके आगे नोट लिखा हुआ है, मैं जो बातें बता रहा था वही लिखा होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिजर्व, यहां रिजर्व की बात चल रही है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसे कुछ है तो कर सकते हैं। अब नोट नंबर 1 क्या कहता है? जैसे कि इंश्योरेंस फंड रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर आपका डाउटफुल डेट्स का रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी यूज ओनली इफ एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन, यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा पड़ा हुआ है तो यूज करेंगे। इट मीन इफ देयर इज एनी लाइबिलिटी अगेंस्ट द प्रोविजन और फंड, देन शुड बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द फंड, सबसे पहले उसको उससे माइनस करिए और फिर जब बचेगा देन बैलेंस विल बी यूटिलाइज फॉर प्रेफरेंस शेयर के लिए कर सकते हैं। नोट नंबर 2 में डेवलपमेंट रिजर्व्स के रिगार्डिंग था ये। तो यहां तक बताइए बात समझ में आए? कौन से पैसे इस्तेमाल करने, कौन से नहीं करने, ये मैंने बताया। चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, और जर्नल एंट्री तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं अपने, क्योंकि किताब के अंदर ना बड़े आगे पीछे उटपटांग चीजें दे देते हैं। मुझे ना सही बताऊं तो कई बार मन करता है कि मैं ना खुद के नोट्स ही दे दूं बच्चों को, टेंशन फ्री हो जाऊं अपने हिसाब से। फिर मैं सोचता हूं नहीं यार, बुक्स खरीद लेंगे बच्चे, कॉलेज के अंदर बुक्स होते हैं, मैं नोट्स दूंगा, और फिर बच्चे कहेंगे सर हमारे कॉलेज में तो इससे करा रहे हैं, उससे करा रहे हैं, तो बीच में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा तुम बुक ही खरीद लो, बाकी मैं जो क्वेश्चंस मुझे कराना होगा इंस्टेंट में अपने एग्जाम्पल बना लूंगा, ताकि दिक्कत ही ना हो। थोड़ा टाइम जाता है लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैंने लिखा है यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, मैंने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस मान लेते हैं 10 लाख, मैंने लिखा है यहाँ पे रिजर्व या पी एंडल लिख देता हूँ मैं, पी एंडल लिखा मैंने 4 लाख, मैंने जनरल रिजर्व लिखा यहाँ पे 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा मैंने यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे लिखा मैंने डिबेंचर मान लेते हैं 5 लाख। टोटल करके बताओ फटाफट से कितने हो गए? 30 10 40 40 और 8 48 लाख, है ना। मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखा है यहाँ पे कितने? 20 लाख। मैंने यहाँ पे कैश लिखा मान लेते हैं, या बैंक लिख देता हूँ मैं, बैंक है मेरे पास मान लेते हैं 20 लाख, और मान लिया जाए मेरे पास और बैलेंस कितने बच गए? 8। करंट एसेट्स मान लेते हैं हम 8 लाख, तो टोटल कितने हो गए? 48 लाख। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी वांट रिडीम ऑल प्रेफरेंस शेयर, सारे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है। तो भाई रिडीम करने से पहले हमें कानून की बात को मानना पड़ेगा, और कानून कौन सा? सेक्शन कौन सा भाई? सेक्शन 55। ये कहता है कि पहले आप रिडीम करोगे, लेकिन 2-4 बातें, पहले इंश्योर करो कि फुल्ली पेड अप है, तो हाँ भाई मेरा फुल्ली पेड अप है, कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन है कि ये कौन सा है? फुल्ली पेड अप। इसके बाद क्या आपने फ्रेश इशू किया? तो नहीं भाई मैं तो कोई फ्रेश इशू नहीं कर रहा। तो अगर नहीं किया तो आप बना लो, क्या बना लो आप? सीआरआर बना लो। तो सीआरआर कहां से बनाओगे? प्रॉफिट से। तो सीआरआर मैं जब बनाऊंगा तो आप मुझे बताइए कि इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करूंगा, एक तो पी एंड एल, तो जब प्रॉफिट ये लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी साइड में है तो जनरली ये क्रेडिट होता है, तो जब मैं इस प्रॉफिट को इस्तेमाल करूंगा तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट डेबिट करना पड़ेगा, यूज करूंगा तो मैं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
कितने हैं 4 लाख रुपए, लेकिन मुझे कितना सीआरआर में पैसे भेजना है 10, तो जनरल रिजर्व को ले लेता हूं मैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए 4 लाख। क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकता था? जवाब नहीं, मैंने मना कर दिया था वहां पे लिस्ट में, ठीक है। तो 10 लाख तो बन गए भाई, तो टेंशन क्या है, 2 CRR कितने हो गए हमारे 10 लाख। किसी को दिक्कत इस जर्नल एंट्री में, सीआरआर बनाने की जर्नल एंट्री, बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड, किसी बच्चे को दिक्कत इसमें? सर इनको एक्स्ट्रा रिडम्पशन का डेट 30 ईयर, सर इनको एक्स्ट्रा टाइम रिडम्पशन का क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत कैपिटल, बहुत यूज लगता है इसमें, तो कैपिटल को ना रिटर्न कमाने में टाइम लगता है। पावर जनरेशन तो आप आसान काम थोड़ी है, पावर जनरेशन जैसे एयरपोर्ट बनाना, तो एयरपोर्ट मैं सुन रहा हूं, मेरे ख्याल एयरपोर्ट जो है 2000 मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है 21-22 में ही सुना था कि यूपी में एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर के नाम से, जेवर है शायद, जेवर है, जेवर ही है ना, यूपी में बने, नोएडा में बनने वाला है, जो कि सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अभी तक इतने टाइम हो गए, तो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव जगह होती है, तो जब हम पैसे लेंगे प्रेफरेंस शेयर से तो उनको लौटाने के लिए इतनी जल्दी पैसे हमारे पास कमाई के नहीं आते, तो इसलिए इनको 30 साल दे दिया गया है, क्योंकि 10-15 साल तो तुम्हें अपने एसेट्स बनाने में लगेगा, पैसा यूज किया, तब जाके आप कमाई करोगे, दैट्स वाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल कटेंगे, बिग नहीं लिखोगे। सर 8 लाख बनाना है, नहीं 8 का है, अच्छा मैंने गलती कर दी, मेरी गलती है, मुझे 6 लाख लिखना था, ये 6 लाख लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया 10 लाख। अरे ठीक है, पहली एंट्री बीइंग लिखना होगा, मैं इसको थोड़ा अब साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि वो तो कैसे करना है एग्जाम में वो भी लो, और एग्जाम में ना इसका आफ्टर बैलेंस शीट भी बनाने को आएगा। अब तो अब बड़े हो गए हो, तो बोला जाएगा जर्नल एंट्री करो और रिडम्पशन के बाद की क्या बनाओ, बैलेंस शीट। और वो भी पता है कौन सा बैलेंस शीट, न्यू पैटर्न वाला, न्यू पैटर्न वाला बैलेंस शीट। फॉर्मेट जर्नल एंट्री का जो आपने सीखा है बचपन से वही रहने वाला है, पर्टिकुलर, बस यहां डेट नहीं आता, होता नहीं है जनरली, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और जर्नल क्या करूंगा मैं, एंट्री करूंगा प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होता, यहां पे लिखा होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, पूरा वर्ड लिखना है आपको एग्जाम में, तो 4 लाख, 6 लाख और 10 लाख, बीइंग CRR क्रिएट ₹10 लाख। आगे और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व लिख सकते हो। अब ये हो गया, इसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां से निकालो, ये कट गए भाई, ये गए, ये गए, ठीक है। इसकी जगह पे इसका रूप किसने ले लिया, CRR ने ले लिया, ठीक है। नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नई बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नजर नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नजर, उसके बदले क्या नजर आएगा, CRR आएगा। अब मैं प्रेफरेंस शेयर को निकालूंगा यहां से, तो फिर से मुझे प्रेफरेंस शेयर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करूंगा मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसको पैसे देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखेंगे। अभी पैसे दिए नहीं है, अभी अमाउंट ड्यू किया है, तो कितने देने हैं भाई, 10 लाख देने हैं, 10 लाख। तो एंट्री होगा बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट जो हो गया हमारा वो हो गया ड्यू। इसके बाद इसको पैसा दो भाई, पैसा है हमारे पास, हाँ बैंक में 20 लाख है, 10 ही देना है, तो ये सब भी चेक करना पड़ता है, मैं ऐसे थोड़ी आंख बंद करके काम करेंगे, अब रियलिस्टिक तरीके से करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और 2 बैंक, हमारा बैंक क्या होगा, कम होगा ना, तो ये लोग कम हो गया। अब इसको पेमेंट कर दिया और अब जाके आपका रिडम्पशन हो गया कंप्लीट। और बीच बीच में एंट्री जुड़ती रहेगी तो हम बताते जाएंगे, पहले रिडम्पशन के बीइंग पेड या अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लिख लिया, ठीक है। अब मैंने कहा नई बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं एक इधर साइड में बनाता हूं नई बैलेंस शीट, ऐसे रफली बना रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए। नई बैलेंस शीट, आप मुझे बताइएगा, नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, हाँ सर 10 कितने का है,
20 लाख आएगा। ओके, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा नई वाली बैलेंस शीट में? न्यू बैलेंस शीट में क्या प्रेफरेंस शेयर आएगा? जवाब नहीं, नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये तो रिडीम हो गया। क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा? जवाब नहीं आएगा, ये तो यूज कर लिया। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, तो क्या इसके जगह क्या आएगा? CRR कितने आ जाएगा? 10 लाख। और क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ भाई और यूज कर भी नहीं सकते थे। और क्या आएगा? हमारा डिबेंचर आएगा। और कितना आ गया डिबेंचर? 5 लाख रुपए। इधर आ जाइए, एसेट्स में क्या आएगा? हमारा फिक्स एसेट्स आएगा। फिक्स एसेट्स कितने आएंगे सर? 20 लाख आ जाएंगे। फिक्स एसेट्स के बाद बैंक आ जाएगा सर। बैंक कितने आ जाएंगे हमारे? पेमेंट करा है 10 पेमेंट कर दिया ना, तो कितने बचेंगे हमारे? 10 लाख बचेंगे। कितने बचेंगे? 10, 30 और 8, 38। और हमारा करंट एसेट्स आ गया कितने का? 8 लाख का। तो कितने बच गए हमारे? ये भी 38 लाख और ये भी 30 लाख। ये लो बैलेंस शीट मैच। अब वो वाले बैलेंस शीट खत्म कि ट्रेडिंग P&L और वैसे करेंगे, अब तो अकाउंटिंग एंट्री को देखते हुए अब बैलेंस शीट मैच करेंगे। क्या बात समझ में आई यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं एक और अपने एग्जाम्पल को लूंगा आपके सामने। क्या बात समझ में आई आपको? जल्दी बता दीजिए, फिर मैं कुछ और बदलाव करूंगा अपने एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं पहले ही आपको एकदम बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। फिर तो क्वेश्चन पढ़ा और मैंने फटाफट किया और आपको ज्यादा परेशान नहीं करना। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। आ जाइए सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। एंड फ्रेश इशू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 लाख। अब देखिए ट्विस्ट, क्वेश्चन में ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है कि भाई मैंने क्या किया, यहां पे इक्विटी शेयर भी इशू कर दिया है। मैंने सारे शेयर रिडीम भी करने हैं और मैंने 3 लाख रुपए का इक्विटी शेयर भी इशू कर दिया है। तो 3 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया है, तो इक्विटी शेयर इशू की एंट्री क्या होता है? आपको बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का? 3 लाख का इशू किया तो पैसा आया ना। अब देखो मैंने क्या कहा, पिछले वाला चैप्टर नहीं आएगा तो फिर ये सोचते रहोगे सर ये कैसे हो गया, क्योंकि पिछले चैप्टर से लिंक आ गया अभी है। इसके बाद अगली एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू क्या कर दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 3 लाख का। अब बताओ CRR कितना बनाऊं? बताओ CRR कितना बनाऊं मैं? CRR कितना बनाना होगा बताइए? इसका बीइंग जो पहले सीखा है वही लिखना है। CRR कितने बनेंगे? कौन बताएगा? CRR कितने बनेंगे बताइए सर, बताइए। 7 लाख। बिल्कुल, पीयूष का बिल्कुल सही जवाब 7, क्योंकि भाई 3 लाख का तो फ्रेश इशू हो ही गया। तो अब कितने का बनेगा? 7 लाख। 7 लाख में कैसे? अब टेंशन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं ये भी ले सकता हूं 6 ये और 1 ये, और मैं ये भी ले सकता हूं 4 ये और 3 ये। तो मैं वैसे ही ले लेता हूं। मैं पहले जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर लेता हूं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपकी मर्जी है, हर किसी बच्चे का अलग अलग आएगा, लेकिन आंसर ठीक माना जाएगा। और टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ले लेता हूं कितने का? 1 लाख का। मैं इसका ऑल्टरनेटिव भी करके दिखाऊंगा अभी। CRR कितने का हो गया? 7 लाख। ये आपको दिमाग लगाना था। 7 लाख रुपए क्वेश्चन ने नहीं बताया आपको। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता था P&L और GR और टू CRR। P&L 4 लाख ले लेता, ये 3 लाख ले लेता, ये 7 लाख। ये कर लो चाहे ये कर लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर सेम है आपका और हर बच्चे को नंबर मिलेगा। एंट्री कोई बच्चा बोले कि सर इसके तो P&L में 4 लाख है और मेरे P&L में 1 लाख है, फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि रिजर्व कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या करें भाई? इसके बाद बुला लें। पहले शेयर इशू करा, फिर ड्यू कर दिया, अब बुला लें उसको। तो बुला लेते हैं सर। किसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और किसको बुलाओगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितने रुपए देने हैं भाई? 10 लाख और 10 लाख। अब पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
टू पेमेंट कर दो बैंक से। कितने पे कर दोगे? 10 लाख और 10 लाख। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक की एंट्री में? यहां तक के एंट्री में किसी को दिक्कत? 7 लाख 7 लाख बिल्कुल सही। यहां तक के एंट्री में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। फिर मैं एक और एग्जांपल आज एग्जांपल बहुत सारे ले लेते हैं। चलो, और नॉर्मली देखो ये क्लास मुझे थोड़ी सी लंबी भी रखनी पड़ सकती है। आज तो फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ी छोटी लूंगा। है? अच्छा, बैलेंस शीट नहीं बनाई पीछे? बैलेंस शीट बना दे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, पहले से 20 और 3 इशू किए तो 23। CRR 7 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख और डिबेंचर, हाँ मैं डाल रहा हूं, डिबेंचर 5 लाख और P&L के कितने बच गए हमारे? 3 लाख बच गए ना, 3 लाख ये होगा। और यहां पे आ जाएगा फिक्स एसेट्स हमारा 20 लाख और बैंक आ जाएगा हमारा 10 लाख और CA आ जाएगा हमारा 8 लाख। तो टोटल 38 लाख। आप चेक कर लो, ये बना दिया बैलेंस शीट। ठीक है ना, 38 ही बन रहे हैं ना। 23 और 7 30 और ज्यादा बन रहे हैं तो 23 और 7 30। अच्छा, ये तो भूल ही गया कि 3 लाख का जो शेयर इशू करा बैंक में भी तो पैसा आया, तो प्लस 3 लाख यहां भी होगा तो ये 41 हो जाएगा ना। समझे बात? पता चला या नहीं चला? कैश भी तो बढ़ेगा आपका 3 लाख। 10 घट रहा है तो 3 बढ़ भी रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? क्योंकि फ्रेश इशू किए हैं। 41 ही हो रहा है ना। 13 33 8 3 11 41 23 7 30 30 और 8 3 11 41। ठीक है, आ जाइए। चलिए, मैंने यहां पे लाइन कहा कि मैंने फ्रेश इशू जो किए वो किए सपोज करो 10 लाख। अगर मैं फ्रेश इशू 10 लाख करता हूं तो बदलाव कहां? क्या ये CRR की एंट्री होगी या नहीं होगी? तो जवाब है सर, इस CRR वाली एंट्री नहीं होगी। बाकी सब ऐसे रहेगा। फर्क यहां पे आ जाएगा, अगर मैं यहां पे 10 लाख का फ्रेश इशू करता हूं तो देयर विल बी 10 लाख एंड 10 लाख एंड 10 लाख एंड 10 लाख। और बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा सीधा सीधा 30। जनरल रिजर्व मेरा वैसे ही आ जाएगा 6 लाख और P&L वैसे ही रह जाएगा मेरा 4 लाख। CRR तो बना नहीं। और इसके बाद हमारा क्या था? डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे ही रह जाएगा 3 लाख और डिबेंचर वैसे ही रह जाएगा 5 लाख। यहां पे आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स वैसे ही रह जाएगा 20 लाख। अब जो हम बैंक लिखेंगे, बैंक में हमारा वैसे ही रह जाएगा 20 लाख। क्यों 20 लाख रहा? क्योंकि 20 लाख में 10 प्लस हो गए और 10 माइनस हो गए और हमारा करंट एसेट्स ऐसे ही रह गया 8 लाख। तो ये 48 लाख रुपीस बन गया और ये भी 48 लाख बन गया। ठीक है, क्लियर है? एक और सवाल देते हैं। हाँ, एक और सवाल। मैं थोड़ा बदलाव कर रहा हूं। CRR पहले से ही 6 लाख है। पहले से ही CRR कितना है? बना रखे हैं आपने पहले से। ऑल्दो कोई कंपनी बनाता नहीं है, मैंने बोला पहले से अगर एग्जामिनर दे दे आपको तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको CRR ओनली कितना बनाना होगा? 4 लाख रुपए का। ओनली कितने बनाने पड़ेंगे? 4 लाख का, क्योंकि पहले से 6 लाख है और टोटल हमें रिडीम करने के लिए 10 लाख की जरूरत है तो 4 की कमी पड़ रही है। तो 4 अगर मैं यहां पे लिख दूं कि मैंने फ्रेश इशू कितने के किए हैं, सपोज करो 4 लाख के, तो क्या हमें CRR बनाना है? नो नीड, आपको CRR बनाना ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सिंपल ये हो जाएगा 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, खत्म। हाँ, ओल्ड बना रखा है। हाँ, ओल्ड वाला CRR यूज नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जब आपको बैलेंस शीट में देगा तो एक अजम्पशन ले लेंगे हम कि ये फ्रेश के लिए हमने बना रखा है पहले से, ये ले लेंगे। या फिर छोड़ो, इसको हटा ही देते, नहीं तो फिर पीछे से कंफ्यूजन कर लोगे। हटाओ, मैं और कुछ क्वेश्चन बनाता हूं। ये वाला जो अभी क्वेश्चन बनाया इसको हटा दो, दिमाग से निकाल दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं GR कर देता हूं 6 लाख। ठीक है, अब चलो मैं यहां पे ले लेता हूं 10 लाख रुपए का एट 10% प्रीमियम पे।
ठीक है, एक लाइन ऐड कर दिया 10% प्रीमियम। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगा ना वो 11 लाख 11 लाख। यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2 में आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने? 11 लाख, 10 लाख और 1 लाख। सीआरआर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा साहब। ठीक है, अब इसको पेमेंट किया और ये हो गया। अब यहाँ पे बस चेंजेस क्या होने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब लो मैं बना देता हूं। चेंजेस क्या होगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो जाएंगे सर? पहले से 20 था और 10 यानी 30, 31 मत कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हो जाएंगे? पहले से 3 था, एक और ये हुआ 4 लाख। जीआर कितने हो जाएंगे? 6 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितने हो गए? 4 लाख। डिबेंचर कितने हो गए? 5 लाख। टोटल ये आ जाएगा। फिक्स एसेट्स वही हमारा 20 लाख और हमारा कैश जो है यानी बैंक का बैलेंस जो है अब हमारा 21 लाख हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 11 आए और 10 ही गए ना, और हमारा ये करंट एसेट्स हो जाएगा 8 लाख। तो टोटल कितना बनता है चेक करो दोनों साइड। हाँ चेक कर लो, 49 बन रहा है क्या? 49 बन रहा है आपका? बताइए सर। नोट 2 में लिखा था कि हाँ मैंने बस चेंज कर दिया, हटाओ उसको, नहीं तो मुझे पता था कि पूछ लोगे। वो डीआरआर में यूज करते हैं, उसे हटा दो। ये रहा क्वेश्चन, यहां तक समझ में आया? आइए एक सवाल आपके सामने, आपके बुक का ही है ये, जेआर मोंगा बुक का। ये मैं आपको पहला ही सवाल होमवर्क में, इतने एग्जाम्पल के बाद वैसे मैं करा दूंगा। बिहारी लिमिटेड हैज 50,000 8% redeemable preference share of 10 each paid. The company decide redeem the preference share. ये प्रीमियम वाला पार्ट काट रहा हूं मैं क्योंकि अभी सिखाया नहीं मैंने, अगली क्लास के लिए कर लेगा। द कंपनी मेक द फॉलोइंग इशू पर्पस ऑफ रिडम्पशन। इस रिडम्पशन करने के लिए कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से कर दिया। 4,100 वाला डिवेंचर इशू कर दिया। तो भाई वहां पे इशू 2 ही चीज करना था, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। डिवेंचर इशू करने से कैपिटल स्ट्रक्चर पे थोड़ी ना फर्क पड़ा हमारा, तो इसका तो कोई रेलेवेंसी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल, सारी चीजें हो गया। तो सबसे पहले भाई हमें ये डिसाइड करना होगा, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गिवन, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी है अगर जरूरत पड़ा। तो हमारे पास 30,000 इंटू में 10, 3 लाख का तो फ्रेश इशू हो गया, और हमें चाहिए कितना था? 5 लाख। टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना चाहिए था? 5 लाख, जिसमें से 3 लाख का तो फ्रेश इशू हो गया, तो बाकी 2 लाख का क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। तो पहली एंट्री हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितने का? 2 लाख का। सर है ही नहीं यहां तो कोई बात नहीं, हम अजम्पशन लेंगे कि है हमारे पास। ठीक है, अगली एंट्री कर दो। अब एंट्री जो मैंने यहां पे किया है ना, ये एंट्री ऊपर नीचे हो सकता है, कोई डेट वेट तो है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। ठीक है ना, हो सकता है ऊपर, जैसे मैंने पहली एंट्री ये कर दिया। इसका फ्रेश इशू कर देते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने हो जाएंगे? 30,000 और 10% 3,30,000। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मैं रफली कर रहा हूं, आप घर में कर लीजिएगा फिर इसको। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 एसपी 3,30,000 और आ गया 3 लाख और 30,000। ठीक है, इसके बाद डिवेंचर को भी इशू करके दिखाना है। इसने कह दिया, देखो ना हमारे पास 4 लाख रुपए रिजर्व में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। डिवेंचर को भी आपके पास करना है, तो उसने कहा था जनरल रिजर्व में है, तो नाउ यू विल टेक हेयर। अरे यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? जनरल रिजर्व टू सीआरआर। यहां पे लेना पड़ेगा जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जो बैलेंस है वही लेंगे भाई। कितने? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है ना, इसके बाद अगली एंट्री हमें कौन सी करनी पड़ेगी? यहां बैंक वाली एंट्री मिट गई, 3,30,000। अगली एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी? डिबेंचर इशू। तो डिबेंचर भी ऐसे ही होता है इशू, आपने इशू सीखा होगा थोड़ा बहुत पहले, नहीं तो अब तो आगे आएगा ही। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने? 5% प्रीमियम पे, तो 4 लाख पे 5% 20,000, तो 4,20,000 हो जाएगा ये। और टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितने? 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 4,20,000 और 4,20,000। ये काम तो हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला लोगे तो क्या होगा हमारा?
आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की लाइन मैंने काट दी थी और स्टिल अभी भी काट रहा हूं, अगली क्लास में जब मैं दोबारा कराऊंगा तो पता चल जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 5 लाख एंड 5 लाख, और हम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और टू बैंक 5 लाख 5 लाख। मैंने रफली कर दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप इसको फेयर करके घर पे कर लीजिएगा। बताइए यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे, यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, चलिए तो एक बार फटाफट से हम प्रोविजन को देख लें। सेक्शन 55 क्या कहता है कि आपको जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो सबसे पहले याद रखना है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और प्रेफरेंस शेयर कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जो कि इरिडीमेबल है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम 20 सालों के अंदर कर लेना है, लेकिन कुछ कंपनी के केस में उस 20 साल को बढ़ा के 30 साल किया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हैं, जैसे पावर जनरेशन या हाउस वाले कंपनी हो गए, या फिर आपका हो जाता है फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो ये जितने भी कंपनी आपको दिख रहे हैं इसके लिए आपको लिमिट बढ़ा के कितनी दे दी गई है, 30 साल। आगे देखते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से, रिडीम करने से पहले क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन यह है कि प्रेफरेंस शेयर आपका फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और अगर आप प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो उतने ही फेस वैल्यू को आपको सीआरआर बना लेना होगा, या फिर आप फ्रेश इशू कर सकते हो। और प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम कर रहे हो तो उस पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट हो रहा है, उस सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूटिलाइज कर सकते हो और रिजर्व एंड सरप्लस का भी यूटिलाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55। लेकिन 133 अभी नहीं कर रहे तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। और साथ के साथ जो सीआरआर बना है उस सीआरआर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर सकते हो आप, बोनस इशू करने के लिए आप सीआरआर कर सकते हो। ये कुछ कंडीशन थे। सर कहां कहां कौन कौन से सीआरआर बनाने के लिए कौन कौन से प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम कह रहा हूं, सरप्लस का इस्तेमाल किया जाएगा, जनरल रिजर्व का किया जाएगा, फ्री रिजर्व का किया जाएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का किया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन का किया जाएगा, तब जब आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो। इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, कॉन्टिजेंसी रिजर्व जब आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, तो ये सभी आपके किए जाएंगे। क्या क्या आप ऐसे प्रॉफिट कौन से हैं जिसके सीआरआर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व को नहीं कर सकते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को भी नहीं किया जा सकता, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को भी नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन को भी नहीं किया जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी नहीं किया जाएगा, आपका डिबेंचर डेवलपमेंट रिबेट को भी नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट वो है जिसके लिए सीआरआर मत बनाइएगा। ये कुछ लिस्ट ये है जहां से आपको सीआरआर बनाना है। सीआरआर कितने परसेंट बनता है, 100% ऑफ फेस वैल्यू। अगर फ्रेश इशू कर दिया तो बैलेंस कैलकुलेट करके। क्या प्रीमियम के साथ हमें देखना है सीआरआर बनाने के लिए? नहीं, प्रीमियम के साथ हमें नहीं देखना होगा। आगे आ जाइए सर, आगे देख लेते हैं सर। सर क्या एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का? सबसे पहली एंट्री होती है सीआरआर बनाने का। सीआरआर हमने बनाया कैसे, शेयर जनरल रिजर्व टू सीआरआर। उसके बाद जैसे ही सीआरआर बनाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला लो तो एंट्री ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री ड्यू करने का क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करो बैलेंस शीट से जो निकाला है, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर करोगे, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक करके पेमेंट कर दो। ये तीन ही एंट्री ऐसी है जो कि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने की होती है, और अगर कोई एंट्री बीच में है तो वो एक्स्ट्रा एंट्री के अंदर काउंट आएगा। तो होपफुली यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। कुछ बच्चों का था कंपनी लॉ, कल आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी कंपनी लॉ की, और रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड कर रखा है ऑलरेडी, बस अपलोड करने के लिए मुझे एक स्टार्टिंग की वीडियो भी बनानी है तो वो बनाऊंगा, कल से आपको मिल जाएगा। तो ये पहली क्लास थी। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे लेट आ रहे हैं तो मैं कहूंगा पहले शेयर कैपिटल वाली सारी क्लासेस आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने शेयर कैपिटल की सारी क्लासेस नहीं की है बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले उसको कर लीजिएगा। अगली क्लास में अभी टाइम है, मंडे है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे फिर मंडे, इसलिए मैंने थोड़ा गैप भी दिया है। तो सारी क्लासेस को देख के नोट करिएगा, देन आप इस क्लासेस को भी करेंगे साथ के साथ नोट, दोनों को सेपरेट लेके चलिएगा। असाइनमेंट वाला भी क्लास करनी है ना सर? असाइनमेंट वाले भी क्लास करनी है। ये असाइनमेंट वाली क्लास कौन सी होती है?
अच्छा इंटरनल, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करनी कुणाल। जो इंटरनल के लिए मैंने डाला है फोल्डर, मैंने आज वीडियो में बताया भी है, आप देखोगे तो उसको नहीं करना, उसको नहीं। वो इंटरनल असेसमेंट वाले बच्चे जो हैं, इंटरनल असाइनमेंट जो होते हैं या एग्जाम होते हैं, वो रेगुलर कॉलेज में आएंगे तो वो अपना पढ़ के दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पढ़ रहे हैं और उनके कॉलेज में मान लो बोला गया कि फाइनल अकाउंट का टेस्ट लूंगा मैं। अब मैंने तो पढ़ा ही नहीं और मैं पढ़ा भी नहीं सकता कल, क्योंकि एक एक चैप्टर इतना लंबा है, तो मैं पहले ही डाल देता हूं सो दैट बच्चा उसमें से पढ़ पढ़ा के और फिर दे दे अपना इंटरनल। बाकी मैं लाइव में कराऊंगा, वो करने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे क्लासेस को देखना है, आप जाएंगे तो आज मैंने वीडियो बना के डाला है, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको। आज मैंने वीडियो बना के डाला है हाउ टू टेक क्लास के नाम से। कहां है मेरा एप्लीकेशन, ये रहा, ये देखिए। आप जैसे कंटेंट में जाएंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंट में कैसे देखना है, हाउ टू स्टार्ट क्लास, इसके अंदर, अरे नहीं डाली, चलिए मैं इसे डलवाता हूं। ज्वाइन रिडम्पशन, अब यहां पे तो ज्वाइन आ रहा है कि क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, इस तरीके से आ जाता है। मेरी क्लास मैं ही देख रहा हूं तो चलो ठीक है, कल डल जाएगी आपकी वो क्लासेस। आज शायद एडिटिंग में टाइम लग गया होगा तो कल डल जाएगा। 10 ईयर कब तक आएगा, इस मंथ के एंड में आएगा और थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंट का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स से आ जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट का जब तक फाइनलाइज नहीं होगा, अभी तो मैंने देखना भी चालू नहीं किया, तो उसके बाद फिर मैं करूंगा उसको। ठीक है, अभी जरूरत भी नहीं है आपको, पहले तो फिलहाल आप बेसिक बेसिक चीजें कर लें। तो गुड नाइट, टेक केयर। आपने स्टार्ट कर दिया अभी से, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं कर पाए उनको बता दीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी पढ़ ले, नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंट परेशान कर सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर।